हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग D+B और EMRS की क्लासेस हैं जी। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं। पहली क्लास में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो कवर करने की कोशिश की थी। ये सेकंड क्लास आपकी रहेगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। फर्स्ट क्लास में आपकी जो EMRS का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक हमने उठाए थे कैरेक्टरिस्टिक और नेचर वाला। टीचिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या नेचर होता है। आज आपके सिलेबस में जो अगला वर्ड मेंशन है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग के लिए। ठीक है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। उसके अराउंड और क्या चीजें आप कवर कर सकते हो उसके ऊपर फोकस रहेगा। ओके, जब हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे एम है, गोल है, पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, टारगेट है। तो ये सारे वर्ड्स को अगर हम देखें तो ये देखो तरीका तो इनका वही है, जाना तो इनको उसी डायरेक्शन में है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाने की बात हो रही है क्योंकि आप एजुकेशन के ऊपर ही बात कर रहे हो। ठीक है कि एजुकेशन का क्या पर्पस है, क्या एम होगा, क्या गोल्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बट एक ब्रॉड होराइजन से लेके स्मॉल लेवल तक हम जाते जाते हैं। ओके, सो एक सॉर्ट ऑफ हायरार्की आपको देखने को मिल जाती है कि भाई सबसे ब्रॉड जो है वो पर्पस या मिशन होगा आपका, ठीक है, किस मिशन के साथ आप चल रहे हो। देन स्मॉलर लेवल पे आगे कि फिर एम्स होंगे, फिर गोल्स होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए टारगेट्स होंगे। सो वो चीजें रहेंगी। ये डिफरेंस से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मिशन जो है वो एक्सट्रीमली ब्रॉड और फाउंडेशनल होता है। ठीक है, अभियान जो लगाए जाते हैं ना, जैसे स्वच्छता अभियान चलाया था या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, तो वो मिशन है एक तरीके से, वो एक्सट्रीमली ब्रॉड लेवल पे है। अब उनको पूरा करने के लिए या उसके अंदर हमारे क्या क्या मेन एम्स हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या चीज ना हो। ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था तो उसके अंदर सबसे पहली चीज तो यही है कि भाई हमें गर्भ में ही उसको मारने से रोकना है, बेटी को बचाना है, राइट। सो ये उसके अंदर मतलब इट्स लाइक ब्रॉड, आपका एक्सट्रीमली ब्रॉड ये मिशन हो गया। उसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक चीजें आप डिसाइड करोगे कि आपका एक्चुअल में एम क्या है। अब उस एम के अंदर आप गोल्स डिसाइड करोगे, ठीक है, कि कब तक होंगी चीजें, क्या होंगी गोल्स, ठीक है। देन उसके अंदर थोड़े से और नैरो चीजें आ जाएंगी, ऑब्जेक्टिव्स जो आपको अचीव करने हैं। बट उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आप टारगेट्स डिसाइड करते हो जिनमें आप स्पेसिफिकली पिन पॉइंटेड चीजें बोलते हो। ठीक है, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल और क्वांटिफाइबल होंगे, जो कि इतने टाइम में करना है, ये चीजें करनी है, तो आपने थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफिकेशन इसके अंदर ला दी। ओके, टाइम फ्रेम में भी अब मिशन का टाइम फ्रेम तो ये है कि भाई जब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मिशन चला रही है तो लाइफ लॉन्ग, जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी है या जब तक वो एग्जिस्ट करती है तब तक उसका मिशन यही है। जैसे एनजीओ होते हैं, ठीक है, कि मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना जो है किसी एनजीओ का मिशन है। सो अब जब तक वो एनजीओ एग्जिस्ट करेगा तब तक तो वो मिशन भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि मेन मिशन तो उनका वही है। अब एम्स क्या होंगे, वो थोड़े से लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी कोई यूजुअली फिक्स्ड डेडलाइन नहीं देखने को मिलती। गोल्स जो हैं वो थोड़े से इसके अंडर आ जाएंगे, थोड़े से जनरली टाइम सेंसिटिव आपको नजर आएंगे कि भाई ये गोल पूरा करना है। जैसे हम कोई भी जब मिशन शुरू करते हैं, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो या बाहर हो, तो एक गोल लेके चलते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से शॉर्ट टर्म हो जाएंगे, टाइम बाउंड हो जाएंगे। जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म आप जो कि बच्चे को क्या समझ आ जाएगा इस क्लास के बाद, या इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि भाई हाँ, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी डेफिनेशन पता चल जाएगी, उनके टाइप पता चल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं वो पता चल जाएगा। तो वो सारी चीजें क्या है, वो ऑब्जेक्टिव्स में ही आ जाएंगी इस सब्जेक्ट के लिए। ओके, टारगेट क्या होंगे जी, इमीडिएट होंगे, ऑफन पार्ट ऑफ ए डेडलाइन। तो टारगेट की अब तक ये 2010 तक ये टारगेट पूरा करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 2015 से 2030 तक का टारगेट है। तो वो टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि जो जो चीजें हमने डिसाइड की हैं ये इस पॉइंट तक हो जानी चाहिए। ओके, स्पेसिफिसिटी में क्या होगा जी, मिशन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिलोसॉफिकल होता है, ठीक है। एम्स में थोड़ी और जनरलाइजेशन आ जाएगी, एस्पिरेशंस आ जाएंगी, गोल थोड़े स्पेसिफिक होंगे, सब ये आपके ऑब्जेक्टिव थोड़े से और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, जिसमें हम स्मार्ट फ्रेमवर्क भी यूज करते हैं। ये फ्रेमवर्क भी हम अभी पढ़ेंगे, ये एक्रोनिम है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी स्मार्ट की। ओके, और टारगेट्स जो है वो तो न्यूमेरिकल और क्वांटिफाइबल आपको देखने को मिलेंगे। मिशन यूजुअली क्वालिटेटिव आपको नजर आता है,
बट एम्स को भी डिफिकल्ट होता है डायरेक्टली मेजर करना, ठीक है। गोल्स को जनरली हार्ड टू क्वांटिफाई विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिए तो आप थोड़ा सा कि उस ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के बाद आप बोलोगे कि हाँ ये वाला गोल पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और टारगेट तो होते ही क्वांटिफाइबल है, तो वो तो देखेंगे ही कि ये चीज पूरी हुई कि नहीं हुई। ये एग्जाम्पल है जैसे टू एम्पावर रूरल इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन, ये मिशन है। अब फाइनेंशियल लिटरेसी अगर हम अचीव करते हैं तो ये एम हो गया, ठीक है। हमें मार्केट शेयर इंक्रीज करना है बाय 2030, ये गोल हो गया। कंडक्ट 1000 फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप इन विलेजेस एनुअली, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। ऑब्जेक्टिव है कि एनुअली हम 1000 फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे, बट टारगेट में स्पेसिफिक हो गया कि हर महीने 20 वर्कशॉप तो होनी ही चाहिए, इस टाइप से। ओके, तो वो चीजें आपको देखनी है। चलिए जी, अब ओवरऑल अगर आप बात करोगे ना तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत वो है कि ब्रॉड करना चाहोगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स होते किस लिए हैं, ताकि आप में नॉलेज इंपार्ट हो सके, आपको स्किल्स डेवलपमेंट में चीजें समझ आ जाएं कि आपकी स्किल कैसे डेवलप होगी, ठीक है। आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को शेप किया जा सके, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को फोस्टर किया जा सके, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट किया जा सके। तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हो, क्रिएटिविटी नर्चर करना चाह रहे हो, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाह रहे हो, ओवरऑल आप उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट चाह रहे हो। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक तरीके से क्या करते हैं कि हमें ये चीजें करनी है, तो वो गाइड करते हैं आपको, ठीक है। वो आपको प्लानिंग कैसे करोगे, क्या कंटेंट होना चाहिए, स्टूडेंट आउटकम पे फोकस क्या होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी बेसिस पे हम आउटकम डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं चीजों को बेटर करने की, बियॉन्ड द क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस को लेके जा पाएंगे, बट ओवरऑल सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगी। ओके, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से हमारा सिर्फ इतना सा मतलब है कि लर्नर जो है वो क्या कर पाए, ठीक है। सो व्हाट शुड अ लर्नर बी एबल टू डू और डू बेटर आफ्टर गोइंग थ्रू द एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। कि वो अब तक जो नहीं कर पा रहा था, इस प्रोग्राम के बाद, इस एजुकेशन के बाद या इस क्लास के बाद वो ये चीजें कर पाएगा बेटर तरीके से, ठीक है। सो ओवरऑल आप देखोगे तो जितने भी, अगर हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स की बात करें तो जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इग्नू हो गया या और जहां पे भी हम पढ़ते हैं, यूजुअली हम दो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। एक जनरल ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्टिव के आगे जो भी वर्ड लगा दिया वो उस हिसाब से हो जाएगा। जैसे अगर इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, या लर्नर ऑब्जेक्टिव तो लर्नर के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आपके आगे जो भी वर्ड लगा हो, उस हिसाब से आप थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखिए। अदरवाइज हम मेजरली जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की ही बात करते हैं। ओके, जनरल ऑब्वियस है, नाम से पता चल रहा है ब्रॉड होंगे, ठीक है। ब्रॉड होंगे, ओवर आर्किंग गोल्स फॉर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम या फिर एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए, बट होंगे ये जनरल ओवरऑल की बात हो रही है। ओके, बट जब आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हो, कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर रहे हो, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। इनको ऑल्सो इनको हम टीचर ऑब्जेक्टिव या लेसन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे आप बीएड में लेसन प्लान बनाते हो तो वहां पे भी आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करते हो। ओके, बाकी डिपेंड करता है, कई बार जो है वो सीधा सिर्फ ऑब्जेक्टिव की हेडिंग डलवा देते हैं टीचर्स, आप कहाँ से कर रहे हो उस हिसाब से टीचर टू टीचर भी वेरी कर जाएगा। अदरवाइज जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस है जनरल से थोड़े से नैरो होंगे ये, ठीक है। गाइड करेंगे कि टीचर कैसे लेसन प्लान करे, क्या मटेरियल सिलेक्ट करे, कैसे एक्टिविटीज करवाए, ठीक है। सो ऑब्वियस है कि जब स्पेसिफिक है तो फोकस किस पे रहेगा, लास्ट में हम ऑब्जर्व भी तो करेंगे ना, तो इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो बिहेवियर और चेंजेस बच्चों में आ रहे हैं आपके पढ़ाने के बाद वो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। जब भी हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की या थोड़ी होता है ना जनरल से बाहर निकल के किसी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो हम 3 डोमेन्स की बात करते हैं, एक कॉग्निटिव डोमेन, एक अफेक्टिव डोमेन और एक साइकोमोटर डोमेन, जो कि ऑब्वियस है, आप सबको पता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे निर्भर है। ओके, ब्लूम टेक्सोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जब भी आप टीचिंग की बात करेंगे। इनफैक्ट कई बार आप देखेंगे कि टीचर्स भी ये बोलते हैं कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो जो चीजें मेंशन हैं उसके बेसिस पे आप लिखो आपके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो ब्लूम टेक्सोनॉमी तो बहुत बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए,
ठीक है जी। सो ओवरऑल अभी हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसके बाद क्या चीज होनी चाहिए या कैसी परफॉर्मेंस बच्चे की निकल के आएगी, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो है ये। Okay, so instructional objectives are description of the performance. The instruction is expected to produce. यानी उस जो इंस्ट्रक्शन आप दोगे या जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं उसके बाद क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये हो जाएगा। ओके आप ऑब्जेक्टिव्स को जब डिफाइन करते हो तो ऑब्वियसली बात है कुछ आउटकम्स के साथ करते हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स जो आपने डिसाइड किए हैं उसी बेसिस पे आप देखोगे कि लास्ट में बच्चों का आउटकम क्या निकल के आता है। आपने बोला था कि ये जो क्लास है इसके बाद बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग जो है वो समझ आ जाएगा। तो ये चीज क्या है जी कि वो एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों को, वो जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव में। तो ये मैंने क्या बना दिए, इस पर्टिकुलर सेकंड क्लास के ऑब्जेक्टिव्स बना दिए। समझ रहे हो? तो आप ऑब्जेक्टिव्स को अगर डिफाइन कर देते हो तो आपको आउटकम समझ आ जाता है कि टर्मिनल आउटकम क्या रहेगा, आप असेसमेंट किस बेसिस पे करोगे। ओके ये जो आउटकम्स हैं ये ऑब्वियसली बिहेवियरल टर्म्स में प्रेजेंट किए जाते हैं। कई बार कई एजुकेशनिस्ट इनको जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको लर्निंग आउटकम्स भी बोलते हैं। ओके जी, अब इनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक होंगी जब आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं लेसन प्लान में। ये चीज आपको मैं सम्मान की चल रही हूँ कि बीएड तो की हुई है तो आपने चीजें पता होंगी, या बीएड या कोई भी आपने एजुकेशन में बीएलएड बीएड डीएलएड कुछ तो किया होगा, तो आपकी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत तो फॉर श्योर हुई होगी। तो उस ट्रेनिंग में आपको बोला जाता है कि भाई ये लेसन प्लान का आप तरीका बताओ कैसे लिखोगे। तो वो लेसन प्लान लिखते टाइम आप ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करते हो, तो वहां पे बहुत क्लियरली ये चीज होती है, समझ आ जाती है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिहेवियरल होने चाहिए टर्म्स में। ओके सो शुड बी रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स कि स्टूडेंट को क्या करना है या इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हुए दिखेंगे या उनको क्या समझ आ जाएगा। ओके दूसरा वो कंडीशन को रिफ्लेक्ट करें कि किस किस सर्कमस्टांस में वो ये चीजें करने वाले हैं। तीसरा वो स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट करें कि किस लेवल तक किस डिग्री तक आप वो चीज करवा रहे हो। एक चीज एक टॉपिक एक तो मैं 10वीं क्लास में करा रही हूँ, एक मैं बीएससी में करा रही हूँ, ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा उसमें, राइट। सो वो स्टैंडर्ड क्या रहेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर स्किल का जो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो। ओके ऑब्जेक्टिव्स रीजनेबल होने चाहिए नंबर में। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पेज ही ऑब्जेक्टिव्स का भर दिया या फिर आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव लिख दिया। सो नंबर में ओके होने चाहिए। यूजुअली हम 4-5 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हर एक यूनिट के लिए लिखते हैं कि बच्चा ये कर पाएगा। ओके कंसिस्टेंट होने चाहिए विद वन अनदर, यानी एक ऑब्जेक्टिव जब आप स्टेट कर रहे हो एक ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो वो दूसरे से रिलेटेड हो, यानी वो ऑब्वियसली एक ही टॉपिक की एक ही यूनिट की बात हो रही है तो उसमें ऐसा ना हो कि बहुत रैंडम आपने ऑब्जेक्टिव्स बना दिए। ठीक है देन है जी be approximately of same level of generality or specificity. So overall जो आप चीजें देखना चाह रहे हो वो सेम लेवल पे होनी चाहिए। ओके देन है बी डिस्टिंक्टिव बट नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगी चीजें, डिस्टिंक्टिव या चीजें वो कर पाए आपके अलग दिखे आपका ऑब्जेक्टिव, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है और रिलेट नहीं कर रहे हैं। ओके बी डिस्क्रिप्टिव, तो आपको डिस्क्राइब करना है कंप्लीट तरीके से कि इस यूनिट के बाद बच्चा क्या क्या कर पाएगा, एंड में वो क्या क्या चीजें सीख पाएगा, तो वो आप ऑब्जेक्टिव में डिस्क्राइब करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव में आपके में झलकना चाहिए। ओके अब ऑब्जेक्टिव लिखते टाइम कुछ एक टर्म्स का हम यूज करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है कि मैं बोल रही हूं ऑब्जेक्टिव लिखते टाइम स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड या स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, ठीक है, डिफाइन द टीचिंग, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, इस तरीके से, राइट। सो वो चीजें जो ये वर्ड यूज किए मैंने अंडरस्टैंड डिफाइन, ये वर्ड कैसे होने चाहिए। यूजुअली हम अंडरस्टैंड नहीं लिखते क्योंकि अगर मैंने अंडरस्टैंड लिख दिया तो मैं उसको मेजर नहीं कर पाऊंगी। अंडरस्टैंड मतलब बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, बच्चा तो बोल रहा है उसको समझ आया, अब आप कैसे पता करोगे कि समझ आया कि नहीं आया, राइट। सो वो चीज है कि हम 3 तरीके की वर्ब्स यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। एक है जी डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स जो आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, जैसे डिस्क्राइब, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, जो भी आपकी यूनिट है, ठीक है। स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, इस तरीके से। ओके सो वो डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स होंगी जिसमें डिस्क्राइब, स्टेट, डिफाइन, एक्सप्लेन, राइट,
नेम, ठीक है, लिस्ट, सिलेक्ट या फिर आइडेंटिफाई टेबल या आउटलाइन। सो बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज आपसे पूछी गई है, स्टूडेंट क्या कर पाएगा। डिस्क्रिमिनेटिव में वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, यानी कि कुछ अनुमान लगा पा रहा है, इन्फ्रेंस या एक्सप्लेन कर पा रहा है या कंपेयर कर पा रहा है, डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो ये जो वर्ड हैं ये डिस्क्रिमिनेटिव वर्ब्स में आ जाएंगे। ओके, तीसरा रहेगा मोटर परफॉर्मेंस वर्ब, जो यूजुअली स्किल के टाइप में यूज किए जाते हैं, जैसे ड्रॉ, कि वो कुछ ड्रॉ कर पाएगा, मेजर कर पाएगा, ड्राइव, टाइप, राइट। तो वो क्लियरली आपको मोटर परफॉर्मेंस यानी बच्चा करके दिखाए ऐसे वाली चीज आपको नजर आए। हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, जैसे वर्ड मैंने अंडरस्टैंड यूज किया था, या स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न। तो ये वर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं एम्बिग्यूअस से हो जाते हैं। हमें ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज नहीं करने हैं, हमें ऐसे नहीं यूज करने जहां पे हम क्लियरली, हम ये चीज तो समझ आ रही है कि एक यूनिट के बाद बच्चा समझ पाएगा, बट वो समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है वो क्लियरली नहीं होगा जब तक वो उसके बिहेवियर में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, राइट। सो वो चीजें हमें मद्देनजर रखते हुए ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज करना, अवॉइड करना है। ओके, सो क्वालिटीज क्या होंगी जी, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रेलेवेंट होना चाहिए, फ्लोलेस होना चाहिए, उसमें कोई वो होता है ना फालतू के फ्लोज ना हो कि कोई भी गलती निकल जाए। अनइक्विवोकल होना चाहिए, अनइक्विवोकल इज लाइक अनएम्बिगुअस, ओके, कि उसमें कोई ऐसे वर्ड्स ना हो जो मतलब ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो क्लियर हो, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल होने चाहिए, देन फिजिबल और अचीवेबल होने चाहिए, कि जो आप बना रहे हो ऑब्जेक्टिव्स वो बच्चा अचीव तो कर पाए, यानी आपने ये ना हो कि आपने पहले से चीजें देख रखी हो कि बच्चे को इतना आता है, मैं ये क्लास के बाद इतना कराऊंगी तो ये उसको आ जाएगा, ओके, और मैं फिर टेस्ट लेके देखूंगी, एक्सेस करके देखूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा कि उसको समझ आया है या नहीं। सो वो होता है ना कि बेयर मिनिमम चीजें कि फिजिबल हो, कि जो आपका टाइम है, जो चीजें हैं विद इन दैट टाइम आप ये चीजें कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो वो फिजिबल और अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं आपने, ओके। लॉजिकल होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स में इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपके 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं और उनका बिल्कुल कुछ आपस में कहीं मैच नहीं करते, वो सर पैर ही अलग अलग है बिल्कुल, ओके। मेजरेबल होने चाहिए, क्योंकि आप मेजर कर पाओगे तभी आप समझ पाओगे कि चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, आउटकम के बेसिस पे ही आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये डिसाइड कर पाओगे, ओके। और मेजरेबल के साथ साथ ऑब्वियसली ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, कि वो आपको दिखें, जैसे रिकॉर्ड्स ब्लड प्रेशर करेक्टली इज ऑब्जर्वेबल, ठीक है, तो आप वो ब्लड प्रेशर को जो है वो देख सकते हो, वो ऑब्जर्व हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको फ्रेम इस तरीके से करना है कि ऑब्जर्वेशन का स्कोप बचे उसमें, ओके, कि आप बच्चे के बिहेवियर में ऑब्जर्व कर रहे हो चीजें, सो वो ऑब्जर्वेशन का स्कोप भी वहां होना चाहिए। तो ये कुछ एक क्वालिटीज हो जाएंगी, ये मैं आपको बस वर्ड्स आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज कहीं आपको स्पेसिफिकली नहीं लिखा मिलेगा कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड रेडी करना है, चीजें रेलेवेंट हो, इलॉजिकल ना हो, ठीक है, आप मेजर कर पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ, चीजें फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ एक चीजें हैं जो मैंने कंपाइल करने की कोशिश की हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जब आप लिखते हो तो अलग अलग अप्रोचेस के साथ लिखते हो, कोई बोलेगा ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से लिख दो, कोई बोलेगा मैगर अप्रोच के हिसाब से लिख दो, APPROACH आएगा जी, ठीक है, या हैरो के अप्रोच से लिख दो, RCM के अप्रोच से लिख दो। तो इसमें ना ये चीजें हैं मेंशन, यहां से हमें समझने की कोशिश करनी है कि अच्छा इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या डोमेन्स हैं, क्या क्या यूज होता है। तो ऐसे ही ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं ये आपको आने चाहिए, ये इंक्लूडेड हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, ओके। ब्लूम टेक्सोनॉमी की आप बात करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक गायने की इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैगर का अप्रोच क्या है, मिलर का अप्रोच क्या है, या हैरो या RCM अप्रोच क्या है, ठीक है। एक नाम मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई जो मैंने आगे मेंशन कर रखा है, वो भी आएगा। सो एक और, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो टोटल 10 अप्रोच या 10 चीजें हम इसके अंदर अब पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ टीचिंग में ऑब्जेक्टिव्स में रिलेट करता है, तो अगर नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और आपको समझ आ जाए कि पूछ क्या रहे हैं, ठीक है जी। तो देखो 3 टाइप की डोमेन हमने ऊपर भी बात की थी जब आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, क्योंकि ये डोमेन आपको हेल्प करती है कि आपको लर्निंग गोल्स या एक्टिविटीज किस साइड लेके जानी है,
ओके सो उनमें सबसे पहली डोमेन आपकी क्या है, कोग्निटिव डोमेन है जी, डोमेन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड नॉलेज। तो ये चीज आपको पता हो, जिसमें हम कोग्निशन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, मेमोरी चीजें उनसे रिलेटेड इसमें बात करते हैं। ओके दूसरी आपकी रहेगी प्रैक्टिकल स्किल्स से रिलेटेड, जो साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं, जिसको कोनेटिव डोमेन भी बोलते हैं, कोग्निटिव नहीं कोनेटिव, तो आप ये नाम भी याद रख सकते हो। तो इसमें हम मेजरली जो आपके रूटीन एक्शंस हैं कि आप कोई चीज प्रैक्टिकली रोज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आप में प्रिसीजन आ जाएगा। ओके तो वो प्रिसीजन कैसे आ सकता है, साइकोमोटर स्किल्स में हमें पता चल जाएगा। तीसरी डोमेन है एटीट्यूड की डोमेन या फीलिंग्स की डोमेन, जो इमोशन से रिलेटेड है, तो वो चीज आपकी अफेक्टिव डोमेन में आ जाएगी। ओके तो ये 3 डोमेन जो हमने ब्लूम टेक्सोनोमी में नाम सुने हुए हैं। सो ब्लूम टेक्सोनोमी है क्या, हायरार्किकल ऑर्डर है। यूजुअली ये कॉग्निटिव स्किल्स को क्या करने की कोशिश, जो हेल्प करेंगी टीचर को पढ़ाने में और स्टूडेंट को समझने में। ओके सबसे पहले 1956 में थी ये चीजें, ये है 1956 की कैटेगरी, ठीक है, जो ब्लूम और बाकी लोगों ने मिलके दी थी, जहां से ये समझ आता है कि आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सीक्वेंस अक्सर पूछ ली जाती है। ओके या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नॉलेज जो है वो किसका पार्ट है। जैसे क्वेश्चन पहले कभी आया हुआ है कि बहुत इजी है, ब्लूम टेक्सोनोमी में कौन कौन सी डोमेन्स हैं, तो उसमें ऑप्शन दे दिया कोग्निटिव, नॉलेज, देन आपका ये अफेक्टिव और साइकोमोटर। ऑब्वियसली 3 डोमेन है, नॉलेज तो ऑटोमेटिकली ये कोग्निटिव डोमेन का पार्ट है। तो ये चीजें तभी आप सोल्व कर पाओगे इजीली जब आपने ये चीजें याद कर रखी होंगी। ठीक है सो आपका जो ये 30 मार्क्स वाला 40 मार्क्स वाला पोर्शन है, आपको बहुत सारे फैक्ट्स समझने पड़ेंगे। वो फैक्ट समझ आ गए तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आने लग जाएगा, जिसकी वजह से आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई भी आया वो आप सोल्व कर पाओगे, वो थिंकिंग वैसी बन जाएगी। तो 6 कैटेगरीज एंडरसन और क्रोथेल ने क्या किया, बाद में इनको 2001 में इनको मॉडिफाई किया। ठीक है सो नॉलेज से इन्होंने चेंज किया, रिमेम्बरिंग कर दिया, कॉम्प्रीहेंशन का अंडरस्टैंडिंग कर दिया, एप्लीकेशन का अप्लाइंग कर दिया, एनालाइजिंग एनालिसिस का एनालाइजिंग, सिंथेसिस का इवैल्यूएटिंग और इवैल्यूएशन का क्रिएशन, यानी ये 2 स्टेप यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिए इन्होंने। ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जी, वर्ब की तरह ये ले आए हैं इनको 6 कैटेगरीज। ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है ये एंडरसन और क्रोथेल ने किया है, ये कोग्निटिव डोमेन की कैटेगरीज है, आपको इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। लोअर टू हायर इनको अरेंज करना बोल दिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप 1 से लेके 6 तक, 6 वाला ऑब्वियस है, ज्यादा क्या रहेगा आपका थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव वाले पोर्शन की तरफ जाएगा। सो रिमेम्बरिंग, याद करना, रटने वाला, जैसे हमने लेवल्स पढ़े थे तो हमने ऊपर भी पढ़ा था पिछली क्लास में कि रिमेम्बरिंग जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, आपके हर्बर्ट वाले लेवल से रिलेट करेगा अगर आप कंपेयर करोगे तो। ओके और जो आपका इवैल्यूएशन, क्रिएशन, ये आपके रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ आगे बढ़े। देन है जी अफेक्टिव डोमेन की कैटेगरीज, ये कई जगह मेंशन है कि 1964 में दिया था। ठीक है सो ये मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ एग्जैक्टली क्योंकि कई जगह ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें, बट आप 1964 के आसपास ध्यान रख सकते हो। ओके सो 5 कैटेगरीज दी गई हैं इमोशंस, एटीट्यूड, फीलिंग्स से रिलेटेड। आप कोई भी चीज रिसीव करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, वैल्यू करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और अपने कैरेक्टर में ढालने की कोशिश करते हो। ओके देन है जी साइकोमोटर डोमेन, आर.एच. डेव ने दिया, कई जगह 1970 मिलेगा, कई जगह 1972 भी लिखा मिल जाएगा और कई जगह 1968 69 भी मिल जाएगा। 68 इग्नू के मटेरियल में 68 मेंशन है। ओके सो आप चेक कर सकते हो, वही कई जगह 1970s लिख देंगे मोर कॉमन, बट इतना ध्यान रखो कि हाँ ठीक है, पहले ब्लूम टेक्सोनोमी कोग्निटिव लेवल पे आई, देन अफेक्टिव डोमेन आई, देन साइकोमोटर डोमेन की हमने बात की। साइकोमोटर डोमेन आर.एच. डेव ने दी है। इमिटेट करते हो, साइकोमोटर इज लाइक कोई स्किल सीख रहे हो तो आप पहले जो आपको सिखाया जा रहा है वो आप सीखोगे सेम, फिर आप उसमें थोड़े बदलाव करके देखोगे, मैनिपुलेट करके देखोगे, उसके प्रिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करोगे, उन चीजों को आर्टिकुलेट करके, और वो आपकी वो आप इतनी नेचर में ही आ जाएंगे कि फिर तो आपको रात को आंखें बंद करके भी कोई चीज बोलेंगे करने को, वो स्किल आप परफॉर्म कर दोगे। ओके सो ये साइकोमोटर डोमेन में है। अब ये जो ब्लूम की 3 डोमेन्स है ना, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अब जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो मोस्टली इन्हीं में से मॉडिफाई करके उठा के बनाई गई है।
ओके जैसे सबसे पहली चीज मैगर और मिलर का अप्रोच, ये स्टेटमेंट मैंने एग्जैक्टली इग्नू के मटेरियल से उठाई है, सो मैं इस पे रिलायबल मानती हूँ इसको, बिकॉज एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे पहले कहीं एग्जाम में। सो मैगर और मिलर का अप्रोच जो है वो इन्होंने कि कैसे आप अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, उसी के ऊपर है ये काम। 1962 में ही किया है दोनों ने ये काम। मैगर का अप्रोच जो है वो कोग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है, और मिलर का अप्रोच जो है वो साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। हो सकता है किसी रैंडम वेबसाइट पे या गूगल पे आपको ऑपोजिट लिखा मिल जाए कि नहीं नहीं मैगर वाला साइकोमोटर डोमेन और मिलर वाला कोग्निटिव अफेक्टिव, तो वो कंफ्यूजन हो सकता है आपको गूगल पे मिले, बट ये ऑथेंटिक इग्नू के मटेरियल से मैंने लाइन उठाई है, सो हम इग्नू के मटेरियल पे ही भरोसा करके और ट्रस्ट वर्दी उसको मान के आगे बढ़ेंगे। ओके सो मिलर जो है वो साइकोमोटर डोमेन और मैगर का अप्रोच कोग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन के ऊपर काम करता है। अब रॉबर्ट मैगर का जो अप्रोच है एक ऑब्जेक्टिव को लिखने का, वो 3 स्टेप की बात करते हैं कि आप कैसे अच्छे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे। ओके सो डिसाइड व्हाट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, यानी परफॉर्मेंस पे फोकस है। ओके दूसरा कंडीशन पे फोकस है कि किन कंडीशंस में वो चीज होगी। ओके और तीसरा क्राइटेरिया कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो उस परफॉर्मेंस के लेवल से, कि बच्चा किस लेवल तक वो चीज कर पाएगा। सो परफॉर्मेंस, कंडीशन और क्राइटेरिया, ये 3 स्टेप की ये बात करते हैं जब ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखने की बात करते हैं। मैगर के अप्रोच में आपको एक्शन वर्ब्स मिलेंगी, यानी इन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्या किया, अडॉप्ट की चीजें, और इन्होंने बोला कि कुछ एक पर्टिकुलर मतलब अगर ये वर्ड्स ये वर्ब्स आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, मैगर के अप्रोच के हिसाब से आप सही चल रहे हो, ठीक है। और ये जो वही वर्ब्स या वही वर्ड्स नजर आएंगे जो डायरेक्ट और अनएम्बिगुअस होंगे, यानी कहीं भी एम्बिग्युइटी नहीं मिलेगी, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा ये वर्ड्स जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते टाइम यूज करोगे। ओके तो अगर ये वर्ड आता है कि एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स की बात किसने की है, गो विद द आंसर मैगर। ओके रॉबर्ट मैगर। ये है जी वो वर्ब्स, जैसे वर्ब्स ओपन टू मैनी इंटरप्रिटेशन, जिनको आपको अवॉइड करना है। यानी जैसे मैं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, विल बी एबल टू अप्रिशिएट, ये वर्ड आपको अवॉइड करने हैं। सो कौन से अच्छे वर्ड हैं, विल बी एबल टू राइट, रिसाइट, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, सोल्व। तो आप देखोगे जो हमने ऊपर बात की थी ना 3 चीजों की, जैसे डिस्क्रिप्टिव वर्ब हो, डिस्क्रिमिनेटिव हो, ठीक है, सो वैसे से ही ये वर्ब्स हैं। तो ये एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स जो हैं, ये वर्ड अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि एक बार कहीं तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स की बात किसने की है, सो रॉबर्ट मैगर ने की है। ओके देन रॉबर्ट मिलर का जो अप्रोच है वो भी 1962 में ही आया, बट वो है कि ये जो रॉबर्ट मिलर का अप्रोच है ये कहीं ना कहीं एयरफोर्स के ट्रेनिंग प्रोसेस के ऊपर रिसर्च हुई, तो वहां से नजर आई ये चीजें, तो फुल्ली हम इसको अडॉप्ट करके नहीं चलते जब हम एजुकेशन की या स्कूल सेटिंग की बात करते हैं। बट 3 एलिमेंट्स हैं जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए होने चाहिए। पहला है इंडिकेशन, यानी स्टिमुलस क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। दूसरा है एक्टिवेशन, जब रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, और तीसरा रहेगा आपका फीडबैक, जब आपने वो मतलब इट्स लाइक प्रॉपर काम करने के बाद जो है आपने फीडबैक प्रोवाइड किया। सो इंडिकेशन, एक्टिवेशन, फीडबैक, ये 3 एलिमेंट आपके मिलर से रिलेटेड है। जब आप परफॉर्मेंस की, सर्कमस्टांस की और क्राइटेरिया की बात करते हो तो वो मैगर से रिलेटेड, ठीक है जी। सो ये दोनों अप्रोच आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखने। नाम ओके एक हैरो का अप्रोच है जी, हैरो ने भी सिर्फ साइकोमोटर डोमेन के ऊपर काम किया और उसी से रिलेटेड 6 अलग से लेवल्स बना दिए। जैसे हमने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में देखे, वैसे ही 1972 में जाके हैरो ने बना दिए। तो आपको बस इतना पता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा नहीं है, बट हैरो की टेक्सोनॉमी जो है वो किससे रिलेटेड है, साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। ये हैं वो 6 स्टेप्स जिनकी ये बात करते हैं। पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट, की कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि साइकोमोटर से है ना, तो आपको करने से रिलेटेड या स्किल से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो साइकोमोटर में ये बोल रहे हैं कि ये वो रिस्पॉन्सेज है जो इनवॉलेंटरी हैं। पलक झपकाना, एक पॉइंट पे आपकी पलक झपकेगी, ठीक है, जैसे आप बच्चे को कोई चीज पकड़ाओगे तो वो पकड़ ही जाएगी, ठीक है, तो वो ग्रेस्पिंग जो है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है जी। जैसे ही आप गर्म चीज को हाथ लगाओगे तो एकदम से हाथ पीछे हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप मान लो मशीन में करंट आया हुआ है और आपने कपड़े धोते टाइम उसके हाथ लगा दिए तो एकदम से हाथ पीछे होगा। सो दैट इज रिफ्लेक्स मूवमेंट, कि वो इनवॉलेंटरी, आपने सीखे नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो रही है।
ओके। फंडामेंटल मूवमेंट्स कौन सी जो बेसिक होती है, चलना, ठीक है, भागना, दौड़ना, ट्विस्ट करना, सो ये चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी जो कि फिर बाद में जरूरी रहेंगी आपकी जो और कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए। तो ये बेसिक है और इनहेरेंट मूवमेंट पैटर्न्स हैं कि आप अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज नहीं भी दोगे तो भी वो क्रॉल करेगा, चलेगा, वो चीजें सीखेगा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये फंडामेंटल मूवमेंट्स है। तीसरा स्टेप परसेप्चुअल एबिलिटीज का है, जो आप परसेप्शन के थ्रू अलग अलग सेंसरी स्टिमुलस देखते हो, ठीक है, एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए जो चीजें नेसेसरी है वो चीजों को ये इंक्लूड कर रही हैं, ठीक है, कि कैचिंग अ बॉल या जंपिंग द रोप, तो ये वो मोटर एक्टिविटीज हैं जो परसेप्चुअल एबिलिटीज में आ जाएंगी कि देखना, सुनना, बॉडी से काम करना, ठीक है, जो हमने वर्क भी बात की थी, VARK की बात भी की थी। सो वैसा सही कुछ परसेप्चुअल एबिलिटी में नजर आएगा। फिजिकल एबिलिटी में जब आप अपने स्टेमिना पे, अपनी चीजों पे, अपनी फिजिकल क्वालिटीज के ऊपर काम करना शुरू करते हो, ओके, तो वो फिजिकल एबिलिटी आ जाएंगी। स्किल्ड मूवमेंट जब आपने वो स्किल सीख ली है, ठीक है, डांस है, कोई स्पोर्ट है, कोई एक्टिविटी है, सो अब वो स्किल्ड एक्टिविटी क्योंकि आपने वो चीज सीखी है, करके देखी है, ओके। और लास्ट में नॉन डिस्कर्सिव है, हाईएस्ट लेवल रहेगा ये हायरार्की का, जब आप अपनी बॉडी मूवमेंट से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे माइम है, डांस है, जिसमें आप बोल नहीं रहे हो, बस एक्सप्रेशन से, चीजों से, तो सिंपल एक्सप्रेशन से लेके सफिस्टिकेटेड कोरियोग्राफ्ड मूवमेंट्स तक सारी की सारी कम्युनिकेशन इसके अंदर आ जाएगी। सो ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर ये 6 स्टेप्स जो हैं ये हेल्प देती हैं। आपको मोटा मोटा बस आइडिया भी होगा, बहुत है, बहुत डिटेल में आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आपको ध्यान आ जाएगा अगर गलती से क्वेश्चन आया तो। सिम्पसन जो मैंने ऊपर मेंशन करना मैं भूल गई थी, तो सिम्पसन ने भी साइकोमोटर डोमेन से ही रिलेटेड दिए हैं, ये भी ऑब्वियसली ब्लूम से ही इंस्पायर्ड है ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सिम्पसन के हैं जी, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन या फिर नई मूवमेंट का ओरिजिनेशन। सो आपको मूवमेंट या वो मोटर स्किल्स हैं टेक्निकली तो वहां से रिलेटेड चीजें नजर आएंगी, बट आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो कि अगर सिम्पसन नाम आ रहा है तो अच्छा ठीक है, मैंने साइकोमोटर डोमेन की टेक्सोनोमी में कहीं तो पढ़ा था, तो इनके नाम ध्यान रहेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करते हैं। ओके, RCEM अप्रोच, पहले तो RCEM की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो इन्होंने जो है वो क्या दिया था, ये जी एक अप्रोच दिया था कि आप कैसे लिखेंगे जब आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। इन्होंने क्या किया, जो 6 डिवीजन है कोग्निटिव डोमेन के, जो ब्लूम में हमने 6 डिविजन्स की बात की थी, 6 स्टेप्स की बात की थी, उन 6 को इन्होंने 4 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो इन 4 में कौन कौन से 4 हैं वो आपको पता हो। पहला नॉलेज, जिसमें आप रिकॉल, रिकग्निशन, फैक्ट, सारी चीजें आ गई। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आप समझ वाली सारी चीजें इंटरप्रेट करने वाली। तीसरा एप्लीकेशन, और चौथे में फिर इन्होंने एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन सारा क्रिएटिविटी वर्ड में ही इंक्लूड कर दिया। ओके, सो ये 4 लेवल्स RCEM अप्रोच के हैं जो इन्होंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिए हैं, वो आप ध्यान रख सकते हो। ऑब्वियसली ये मेंटल एबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं ज्यादा, ठीक है, तो कोग्निटिव डोमेन को बदला है इन्होंने थोड़ा सा, देन ये इन्होंने मॉडिफाई कर दिया कोग्निटिव डोमेन को, जो मैंने अभी बताया। सिस्टमैटिक व्यू करते हैं, मतलब बहुत इंटरैक्टिव प्रोसेस की तरह मानते हैं ये टीचिंग को, तो बहुत अच्छे से उसको देखते हैं, ठीक है। रेलेवेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इंडिया में डेवलप हुआ है तो वेल सूटेड है ये इंडियन स्कूल सिस्टम्स के लिए, तो हम इन 4 के बेसिस पे, RCEM अप्रोच के बेसिस पे भी अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिख सकते हैं। ओके जी, देन हमने ब्लूम टेक्सोनोमी की है ना, सो ब्लूम टेक्सोनोमी और कई बार सोलो टेक्सोनोमी में कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ लिया और ऑप्शन में ब्लूम के साथ साथ सोलो या 2-4 वर्ड और दे दिए। सो सोलो टेक्सोनोमी की फुल फॉर्म आपको पता हो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। इसमें ये क्या बोलते हैं, ये एक स्टेप से अगले स्टेप पे जाते हुए ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रही है, यानी पहले स्टेप पे बच्चा अगर एक कॉन्सेप्ट से डील कर रहा है तो दूसरे पे ज्यादा से डील करेगा, ऐसे। ओके, सो ये जॉन बिग्स और केविन कॉलिस ने दिया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इनके स्टेप है 5। प्री स्ट्रक्चरल, जिसमें बच्चे को टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है। यूनि स्ट्रक्चरल, सिर्फ एक चीज पता है बच्चे को। मल्टी स्ट्रक्चरल में चीजें बहुत सारी पता है लेकिन अनकनेक्टेड है, वो कनेक्शन नहीं है, उनको नहीं पता कैसे करना है उनको कनेक्ट। रिलेशनल में अब वो उन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में अब वो बियॉन्ड द ओरिजिनल टॉपिक भी चीजों के कनेक्शन समझ पा रही है।
ठीक है, कि मैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको ये चीजें पढ़ा रही हूँ, बट मैं जब गायने की थियरी पढ़ाऊं तो आप लर्निंग से भी उसको रिलेट कर पाओ, राइट। सो वो चीजें जो है वो किस में आ जाएंगी लास्ट में, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में। जो पहली 3 स्टेजेस हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, वो सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आपको एक चीज पता है, आपको 2-4 चीजें पता है, बट अनकरेंट रिलेटेड नहीं पता, ठीक है। फाइनल जो 2 स्टेजेस, जब आप रिलेशन समझ पा रहे हो चीजों में और आप बियॉन्ड द टॉपिक जाके भी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वहां पे आपकी क्वालिटी की चीज पता चलती है कि कितना बेटर तरीके से आप चीजों को समझ रहे हो। ओके, सो ये 5 स्टेप यहाँ है जी। इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी से कई बार कंपेयर किया जाता है। सो ब्लूम में जो ये नीचे वाले 3 हैं इनको लोअर ऑर्डर और ऊपर वाले 3 को हायर ऑर्डर बोला जाएगा। फिर यहाँ पे सोलो टेक्सोनॉमी की बात करोगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाओगे। प्री स्ट्रक्चर देखो, आप मिस कर रहे हो पॉइंट को, डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको नहीं पता कुछ भी। यूनि स्ट्रक्चर में आप एक रेलेवेंट एस्पेक्ट समझ रहे हो उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का। सो ये सरफेस लेवल पे बातें हो रही हैं, तो इसको सरफेस लर्निंग बोला जाएगा कि ऊपरी तौर पे आपको चीजें पता है बट आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। बट जब आप रिलेट करना शुरू कर देते हो, देखो ये यूनि स्ट्रक्चरल था, फिर हमने मल्टी स्ट्रक्चरल में चीजें और भी पता है बट रिलेटेड नहीं है। रिलेशनल में अब आप इन सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, ये शो कर रहा है। ओके, और एक्सटेंडेड में बियॉन्ड दिस जाके भी आप चीजें रिलेट कर पा रहे हो। ओके, सो ये डीपर लेवल की लर्निंग हो गई जो ऊपर वाली 2 हैं हमारी, ठीक है जी। चलिए, स्मार्ट एक्रोनिम जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में बोला था कि हाँ स्मार्ट एक्रोनिम के बेसिस पे भी जो है इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। तो स्मार्ट का मतलब है जी स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल या अटेनेबल हो, आप अचीव कर पाओ, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो, ठीक है। टाइम बाउंड होंगे तो हम बेटर तरीके से उनको कंप्लीट करने की जल्दी कोशिश करेंगे। सो स्मार्ट की ये फुल फॉर्म है जी। जो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है तो आपको ये स्मार्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ओके, देन एक ABCD मॉडल भी कई बार बोल दिया जाता है। तो इसमें आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑडियंस, उसका बिहेवियर, कंडीशंस और डिग्री, इन तीनों बेसिस पे जज करते हो, इन तीनों बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हु विल परफॉर्म द बिहेवियर। तो आप शुरू कैसे करोगे ऑब्जेक्टिव को, द स्टूडेंट विल, बिहेवियर क्या रहेगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू डू व्हाट, तो वो क्या चीज है, किन सर्कमस्टांसेस में वो चीज करेगा और किस डिग्री तक वो मास्टरी हासिल कर पाएगा, ठीक है, कितना बिहेवियर जो है वो बिहेवियर के एग्जीक्यूशन में आएंगी चीजें। तो इन चारों के बेसिस पे जब करते हो तो ये ABCD मॉडल हो जाएगा आपका। ओके, देन आती है जी गायने की थियरी। सो गायने में 2 चीजें हैं, एक है हायरार्किकल स्टेप मॉडल जो यूजुअली हम लर्निंग में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम 8 स्टेप मॉडल है ये, कि सिग्नल लर्निंग, देन SR ये आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन, फिर साइकोमोटर कनेक्शन, फिर वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें भी सीक्वेंस में लगाना कई बार पूछा जाता है। ओके, जब लर्निंग की थियरी बताऊंगी उस टाइम पे थोड़ा सा और डिटेल में इसको कर लेंगे, बट फिलहाल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो ये चीज ज्यादा जरूरी है, ये वाली उसको भी करेंगे एक सेकेंड। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का, कि आप इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन कैसे करोगे। सो गायने ने 9 इवेंट्स बताए कि सबसे पहले आप अटेंशन गेन करोगे क्लास में जाते ही बच्चे की, फिर आप जो है इन्फॉर्म करोगे लर्नर को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे। देन यू विल स्टिमुलेट रिकॉल फॉर प्रायर नॉलेज, यानी कि आप पहले उसको कितना आता है वो जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर आप जो सिलेक्टिव परसेप्शन है, जो प्रेजेंट करोगे अपना कंटेंट, ठीक है, गाइडेंस दोगे उनको, एलिसिट परफॉर्मेंस होगी कि वो करके देखेंगे, फिर उनको फीडबैक मिलेगा, फिर उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा और फिर कोशिश की जाएगी कि वो जो परफॉर्मेंस उन्होंने की है या जो उन्होंने सीखा है उसको कैसे रिटेन किया जाए और जनरलाइज किया जाए, यानी ट्रांसफर किया जाए नॉलेज को। ओके, सो ये 9 स्टेप्स भी आपको पता होने चाहिए जी जब आप गायने की बात करो। इसके साथ साथ ये 5 ई हैं जो टीचिंग के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोजर बाइबी ने दिए हैं ये, ठीक है, उन्होंने 5 ईज की बात की। सो 5 ई में एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट और इवेलुएट, इसको भी सीक्वेंस में पूछा जाता है। सो आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया यहाँ से तो कहीं ना जाए, ये मेक श्योर आपने करना है कि आपको आती हो वो चीज। सो आप कोई भी चीज जब समझते हो तो उसमें एंगेज होना, उसके बारे में एक्सप्लोर करना, जब आपने एक्सप्लोर कर लिया फिर उसको एक्सप्लेन करना और फर्दर डिटेल में जाना, एक्सटेंड करना या इलैबोरेट करना एंड देन इवेल्युएट करना।
सो आपको ये पांचों स्टेप या पांचों इसी सीक्वेंस में ये वर्ड्स जो हैं ये याद होने चाहिए। कुछ भी करके कैसा भी क्वेश्चन बना के पूछ लें, अगर ये 5 वर्ड हैं तो ये इसी सीक्वेंस में जाएंगे। ओके जी, ये क्वेश्चन एक जगह पे देखने को मिला था ऑफिशियली। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड कोग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो कोग्निटिव और अफेक्टिव की बात हो रही है, मैगर ने बात की है, मिलर सिर्फ साइकोमोटर की बात करते हैं, पियाजे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, हर्बर्ट का अप्रोच जो है वो अपना लेवल वाला है, जो हमने देखा था लेवल्स में पढ़ा था, सो वो मेमोरी बेस्ड, वो सिर्फ कोग्निटिव बेस्ड कहीं ना कहीं नजर आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे रिलेट करनी है चीजें कि किसने किस बारे में क्या क्या चीज बोली है। ओके जी, आंसर मैगर का अप्रोच हो जाएगा। आपने ओवरऑल ये देखा कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, फिर टीचर है, टीचर उस चीज को कंटेंट मैटर क्या होगा, मेथड्स क्या होंगे, सब चीजें करके लर्नर तक पहुंचा रहा है, फिर लर्नर के पास एक आउटपुट निकल के आता है, उसको टीचर इवेल्युएट कर रहा है, इवेल्युएट करके फॉलो अप होगा, फॉलो अप में लर्नर के पास भी चीजें जाएंगी कि वो क्या चीज इंप्रूव करे, और फॉलो अप में ऑब्जेक्टिव्स के को जो है मॉडिफाई करने का भी स्कोप रहेगा। अब फॉलो अप के बाद ही आपको कंटेंट चेंज करना है, मेथड्स चेंज करने हैं, लर्नर को कोई फीडबैक देना, ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो इस साइकिल में आपको नजर आ जाए। ओके, ये चीज देखते हुए हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम समझते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होंगी टीचिंग की, आप खुद सोचो ना, कॉमन सेंस वाली चीज। पढ़ाया कैसे जाएगा, टीचर हो, अब टीचर पढ़ाएगा किसको, बच्चे को। टीचर क्या पढ़ाएगा, जो पढ़ाने का मैटर है, सब्जेक्ट है, यानी ये तीन चीजें तो मेन है। ठीक है, कि टीचर मेन है, लर्नर मेन है सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट में, और आपका कंटेंट मेन है या सब्जेक्ट मैटर आपका जो है। ठीक है, उसके साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट भी हो जाए, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, सो आप मेजरली ये देखते हो कि ये 4 रिक्वायरमेंट्स जो है वो टीचिंग की नजर आती हैं, कि भाई टीचर होना चाहिए पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए। ठीक है, लर्नर होना चाहिए क्योंकि पढ़ाओगे किसको, क्या पढ़ाओगे, ऑब्वियसली कोई सब्जेक्ट या मैटर पढ़ाओगे। ठीक है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो वहां पे हो। ऑलमोस्ट सारी चीजें एनवायरनमेंट में आ जाएंगी, जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो। ओके, तो जो भी और रिक्वायरमेंट है कि भाई टीचिंग एड हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, वो सारी चीजें जो है वो आपके किस में आ गई, एनवायरनमेंट में आ गई। उसके साथ साथ वो टीचर को सब्जेक्ट मैटर कितने अच्छे से आता है। ठीक है, सो ये तो मेन चीजें हैं। अब आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, जिसमें आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाए। ओके, कि भाई मैटर की जितनी बढ़िया नॉलेज होगी, टीचर उतना इफेक्टिवली शायद समझा पाए। अब समझाने के लिए टीचर को कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी। अब समझाने के लिए एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है वो भी टीचर को आता हो। ठीक है, वो यूज भी कर पाए कंसिस्टेंटली, जो असेसमेंट और फीडबैक वाली साइकिल हमने की थी वो चीज को। अडेप्टेबल इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी हो कि बच्चे अडेप्ट कर पाए। उसके अलावा टीचर में भी कुछ क्वालिटीज हो, जैसे एम्पैथेटिक हो, पेशेंट हो, कि बच्चे 5 बार भी पूछ रहे हैं वो समझा पाए, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के लिए वो रेडी हो, एक जेन्युइन, बच्चों में भी एक जेन्युइन पैशन हो और वो भी लर्निंग के लिए रेडी हो। सो कई चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि आपको अपना दिमाग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है, आपको कोई भी रिजिड चीज के लिए हानि भरनी है, वो नेगेटिव पॉइंट में जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देगा, मैंने आंसर भी पहले दिखा दिया। इट्स ओके, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। सो टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम। क्या आप सिर्फ वही पढ़ाओगे, नहीं, हम तो बियॉन्ड की भी बात करते हैं बहुत बार। तो ऐसा तो नहीं है, जहां पे भी ओनली वर्ड, नोट, नेगेटिव, बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स दिखें, प्लीज अवॉइड इट। ओके, देन ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली होनी चाहिए। अगर मैंने नहीं भी पढ़ा रखा हो तो भी आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए, भाई टीचर में कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाएगा कैसे, राइट। रिजिड टीचिंग अप्रोच नहीं, आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना पड़ेगा। हो सकता है बच्चे को एक मेथड से समझ नहीं आया तो वो दूसरा जरूरत पड़ जाए, सो वो क्या है, हमें अपनी चीजें बदलनी पड़ेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। ओके, सो वो रिजिड नहीं होनी चाहिए जी। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, बहुत अच्छी बात है अगर हो तो, सो ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि बहुत अच्छी नॉलेज उसको सब्जेक्ट की हो। एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट, की वो बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाए, ये भी पॉजिटिव चीज है। तो बी डी ई आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो गया। रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको मेजर क्वेश्चंस जो वो कॉन्सेप्चुअल ही देखने को मिलेंगे। आपको अपना सोचने का जो वो है ना एरिया, वो थोड़ा ब्रॉड रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, रिजिड नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, और एक्सट्रीम शब्दों से बचना है।
ओके कि अगर मान लो बच्चा परेशान कर रहा है या क्लास में शिकायत कर रहा है तो आप क्या करोगे? ऐसा क्वेश्चन भी हमने देखा था आपके पीवाईक्यूज में। तो आप क्या करोगे? आप प्रिंसिपल के पास लेके जाओगे या फिर आप जो है उसका पता करने की कोशिश करोगे या आप उससे ही पूछ लोगे? तो वो चीजें तो ऑब्वियसली आप ट्राई करोगे पता करने की, उससे पूछने वाली चीज नहीं है। आप ट्राई करोगे कि उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। सो वो एक टीचर में क्वालिटीज धीरे धीरे आ जाती हैं और वही चीजें कि पढ़ाना कैसे है, चीजें कैसे होनी है। सो टीचिंग भी तो है ना, प्रोफेशन है, स्किल है अपने आप में। सो टीचिंग स्किल की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या टीचिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे टीचिंग स्किल्स की। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे आई थिंक। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। हमने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स की बात की, ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं वो मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हो क्लास। ठीक है, एंड पहले वाली भी हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कीजिएगा बाकी बच्चों के साथ भी, ताकि वो लोग भी सीख पाए। और हमें वो ना कि मुझे भी एक एंथुजियाज्म सा आता है फिर कि अच्छा ठीक है, काफी बच्चे देख रहे हैं, उनको भी मन है पढ़ने का, तो मैं भी सारी चीजें अपना बेस्ट देके सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, करेंगे, बाकी कंप्लीट करेंगे ईएमआरएस की क्लासेस भी। सो कोई भी दिक्कत लग रही हो तो कमेंट करके बताना। कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए आने वाली क्लासेस में कर लेंगे तो बता देना वो भी, ताकि हम उसको इंक्लूड कर पाए। एंड बाकी ऑल द बेस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए। थोड़ा रोज पढ़ते रहो। बाकी हम ईएमआरएस का टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी चीजें यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, सो आपकी जो और चीजें हैं रीजनिंग, आईसीटी, वो आप बाकी अपने रिसोर्सेज से कर सकते हो। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर समझ आया है तो कमेंट करके बताइएगा, समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास।